सो यार बच्चों, अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले यार अपने को ये समझना पड़ेगा, ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं ये लॉ हमारे लिए है ही क्यों। आज आप देखो ना यार, जब आप सीए बनोगे तो यार बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारे क्लाइंट होंगे। वो तुम लोगों के पास आएंगे और तुमसे पूछेंगे कि यार मान लो ये झंझट आ गया, बताओ क्या करें। कोई कॉन्ट्रैक्ट के कागज लेके आएगा, सर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें कि नहीं करें, और सर को ही लॉ नहीं आता तो कैसे चलेगा। तो अगर आप देखोगे जो सीए होता है ना, वो एक फर्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट होता है। कौन सा होता है? फर्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट होता है। वो फर्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट है फॉर द क्लाइंट्स, फर्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट फॉर द क्लाइंट। एंड दे एडवाइज द क्लाइंट ऑन व्हाट बेटा? लीगल मैटर्स। और क्लाइंट को किस मैटर पे एडवाइस करते हैं? लीगल। अरे कोई भी क्लाइंट को दिक्कत आएगा पहले वो सीए के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? सीए के पास। हाँ, अब आप देखो पर्पस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब सवाल ये है कि ठीक है यार, लॉ हम पढ़ क्यों रहे हैं वो तो समझ में आ गया, बट ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये देने की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि आज सोचो ना यार, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर आर रेगुलेशंस, जैसे आप यहाँ पे मेरे सामने बैठ के अभी पढ़ाई कर रहे हो, एक रेगुलेशन है कि आप इंस्टीट्यूट की टी शर्ट पहन के आओगे। आ रहा समझे? तो इससे क्या हो, हमें आइडेंटिफाई हो जाए भैया ये हमारे बच्चे हैं। एम आई मेकिंग सेंस? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आज मान लो आप बाहर गाड़ी पार्क कर रहे हो, चौकीदार को कैसे पता पड़ेगा कि यार ये बंदे की गाड़ी यहाँ पार्क होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो यार जब भी आपको ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाते हो ना, तो ये क्या है, एक सेट ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन है, ताकि लोगों का कंडक्ट इसके थ्रू चलाया जा सके। किसके थ्रू चलाया जा सके? लोगों का कंडक्ट। सर ये आज से ही बनाए क्या लॉ? अभी दिक्कत पड़ी क्या? पहले सब कुछ सही चल रहा था क्या? मैंने कहा नहीं। देखो पहले अगर आप देखोगे तो एक कोड ऑफ हम्मुराबी था। क्या था? कोड ऑफ हम्मुराबी। ये क्या करते थे, जो भी इनका कोड था, मतलब जैसे ये चाहते थे कि सारे के सारे काम हो। आ रहा सुनने? हम्मुराबी ये जो है ये ओल्डेस्ट लॉ है। क्या बेटा? ये ओल्डेस्ट। तो ये क्या करते थे कि स्टोन्स पे लिखवा देते थे, और उनको स्टोन्स पे लिखवा के ना, उन बल्कि बल्कि स्टोन्स पे और हर जगह मार्केट में रखवा दिया करते थे। और जजेस को अपॉइंट करते थे। किसको अपॉइंट करते थे? जजेस को। और उन जजेस को कहते थे बेटा तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम ये इंश्योर करना है कि जो हमने कोड बनाया है लोग इसको फॉलो करें। एम आई मेकिंग सेंस? तो ये कार्व्ड करते थे किस पे? बल्कि स्टोन्स पे। फिर जजेस को अपॉइंट किया जाता था, जो मैं बोला कि लोगों को चेक करने के लिए वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं। फिर आपन आ जाते हैं 12 टेबल्स। क्या बेटा? 12 टेबल्स। ये इसके बाद का है। इसमें क्या था, इन्होंने 12 ब्रॉन्ज टेबल्स थी, उसमें सेट ऑफ लॉ क्या कराया था बेटा? एनग्रेव कराया था। सेट ऑफ लॉ क्या कराया था? एनग्रेव कराया था। और इनका पर्पस ये था कि भैया जो भी जनता है उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, और साथ ही अगर कल को कोई गड़बड़ काम कर रहा है तो उसको रेमेडी प्रोवाइड कर सके। क्या प्रोवाइड कर सके? रेमेडी। तो मुझे बताओ ना, अगर मैं आपसे अभी पूछूं, हमने अभी सबसे पहले क्या पढ़ा? लॉ क्यों है भैया? सीए के लिए लॉ क्यों है, और ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना क्यों चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा कि एंशंट के टाइम से, एंशंट वाले टाइम से अगर हम लॉ की बात करें, तो एंशंट लॉ में हमारे पास जो था वो क्या था? हमने कोड ऑफ हम्मुराबी, और दूसरा हमने क्या देखा? 12 टेबल्स। आरस हमने दोनों में क्या सिस्टम था वो बता दिया। अब यार ये लॉ जो है वो सिस्टम क्या है? ये एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस है। क्या है? सेट ऑफ ऑब्लिगेशन, या फिर सेट ऑफ ड्यूटीज है। ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज हैं जो आपको दे रखी हैं। किसके थ्रू दे रखी हैं भैया? गवर्नमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस डाली, कुछ ड्यूटीज डाली हैं। और ये ड्यूटीज इसलिए ताकि वेलफेयर बना के रखा जा सके और सोसाइटी में जस्टिस हो। जो सोसाइटी में क्या हो? जस्टिस। अरे यार सिंपल सा सोचो ना, तुम चाकू लेके गए, तुमने किसी का मर्डर कर दिया। आप मुझे बोलो ना, क्या आपको लगता है इस सामने वाले बंदे के साथ और सामने वाले की फैमिली के साथ आप लोगों ने कुछ सही किया? नहीं। तो अब गवर्नमेंट ने क्रिमिनल लॉ बना रखा है। उन्होंने कहा कि भैया अगर किसी भी बंदे ने ऐसा किया तो ऑब्लिगेशन है, मतलब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे को सबसे पहले तो ऐसा काम नहीं करना है, बट अगर तुमने किया तो तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट भी है। तो अब अगर उसको सामने वाले को, मतलब तुम्हें, अगर तुमने कुछ गड़बड़ काम किया तो तुम्हें क्या होगी? सजा होगी। क्या होगी? तुम्हें सजा। तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी में एक सही, मतलब एक तो जस्टिस वाला माहौल आ जाएगा कि कोई भी अगर गड़बड़ करेगा तो भैया उसको पनिशमेंट मिलेगा। साथ ही लोगों का वेलफेयर भी तो होगा, क्योंकि इतनी नेगेटिव काम करने से लोग बचेंगे। एम आई मेकिंग सेंस? तो सर ये जो कानून है ये कहां से बन के आते हैं यार? ये जो कानून है ये बन के कहां से आते हैं? तो मैंने कहा यार कानून का सबसे बड़ा जो मेन सोर्स है वो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन।
मतलब हिंदुस्तान में जैसे हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे थे, हमने क्या कहा था कि आप मेमोरेंडम को या आर्टिकल को जैसा चाहे बना लो, बट वो कंपनीज एक्ट के बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे ही देश में कोई भी कानून बन जाए, बट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जा रहा है तो वो कानून क्या है, अल्ट्रा वायरस हो गया, कानून क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अरे हाँ या ना? तो मैंने कहा उसके अलावा और क्या है, स्टैच्यूट्स यार। कोई भी नए लॉ वगैरह पार्लियामेंट बना रही है, कौन बना रही है बेटा, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट तो सेंट्रल लेवल पे बनाती है और स्टेट लेवल पे कौन बनाता है बेटा, स्टेट असेंबलीज। उसके बाद में यार जो भी जुडिशियल डिसीजंस आ रहे हैं अलग अलग कोर्ट्स के, वो भी सोर्स ऑफ लॉ है। वो भी क्या है, सोर्स ऑफ। क्योंकि मान लो यार एक कोई एक्ट बन के आया, उस एक्ट में कोई चीज लिखी हुई थी, अब मान लो उसके इंटरप्रिटेशन के लिए कल को दो आपस में लोग भिड़ गए, कोई डिस्प्यूट हो गया, अब वो हाई कोर्ट में मैटर चला गया, हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, तो अब यार नया कल को कोई भी वैसा इंस्टेंट होता है तो वो जो पुराना जुडिशियल डिसीजन है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। अरे यस के नो यार। चलिए, उसके अलावा कस्टम्स एंड यूजेज, भैया जो भी कस्टम्स वगैरह सोसाइटी में चल रहे हैं वो भी कई बार कोई नॉर्म्स या कोई लॉज बना देते हैं। एम आई मेकिंग सेंस? तो मुझे बताओ कितने सोर्सेज हो गए हमारे पास लॉ के, मेन सोर्सेज कितने हो गए लॉ के, चार। बोल के बोलो ना मुझे, सबसे पहला सोर्स कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कौन सा, स्टैच्यूज या लॉ, कौन बनाता है, पार्लियामेंट या स्टेट की असेंबली। उसके बाद कौन बनाता है, उसके बाद क्या हो गया, जुडिशियल डिसीजंस। उसके बाद क्या है बेटा, कस्टम्स और यूजेज। आ रहा है समझ में? उसके बाद इंडिया में कौन सा फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री। अरे यार लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ पे, वोट डालते हैं यार, क्या डालते हैं, वोट। और वोट डालने के बाद, अरे डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, डेमो मतलब पब्लिक, क्रेसी मतलब रूल। अरे इन शॉर्ट जनता का रूल है ना यार। क्यों जनता का रूल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग हैं, मतलब आप और मैं, हम लोग वोट डालेंगे। वोट डालने के बाद लोग कोई रिप्रेजेंटेटिव जो जीतेंगे, मान लो स्टेट असेंबली में ये एमएलए होते हैं, और वैसे कौन होता है, एमपी होता है। तो अब आप देखो, पार्लियामेंट जो भी ये रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और वहां पे पार्लियामेंट में बैठ के अगर कोई कानून बना रहे हैं तो वो पूरे भारत में अप्लाई होता है, इसीलिए पार्लियामेंट को हम अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं। वहीं पे अगर स्टेट असेंबली में, अगर मान लो राजस्थान लेवल पे आज हमारे यहाँ पे चुने हुए जो एमएलएज हैं वो कोई कानून बनाते हैं, तो वो कहाँ पे अप्लाई होता है बेटा, स्टेट पे। कहाँ अप्लाई होता है, स्टेट पे। क्या आपके दिमाग में सेट हो गया, पक्का दिमाग में गया? सबसे पहले तो आपके दिमाग में लॉ क्लियर होना चाहिए। लॉ क्या है बेटा, सेट ऑफ ऑब्लिगेशन ड्यूटीज है। किसने इंपोज करी, गवर्नमेंट ने। क्यों इंपोज करी, वेलफेयर के लिए और जस्टिस के लिए। क्लियर है क्या? लॉ बनाने के कितने तरीके हमारे पास यहाँ पे, चार। नंबर वन कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर टू लॉ। नंबर थ्री जुडिशियल डिसीजन। नंबर चार कस्टम और यूजेज। मुझे बताओ ना, यहाँ पे अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है, अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है, पार्लियामेंट है यार। कौन सी है? अगर स्टेट असेंबली कोई बना रही है लॉ, कहाँ पे एप्लीकेबल होता है वो, स्टेट में। सेंट्रल पार्लियामेंट कोई बना रही है तो पूरे देश में, अप्लाई टू इंडिया। अब मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था एक 1935। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका थोड़ा थोड़ा बात करा गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले क्या था हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। अरे यार हम गुलाम थे ना 1947 से पहले, तो अंग्रेज जो काम करे, अंग्रेजों के साथ हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो कांस्टेंट डायलॉग में रहते थे कि हमें हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए ये चाहिए, तो वो हमें खुश करने के लिए बीच बीच में ऐसे कानून लाते रहते थे कंसल्टेशन के साथ। अब 1937 में फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। कौन स्टैब्लिश हुआ था, फेडरल कोर्ट। वो क्या करता था, अपीलेंट अथॉरिटी थी यार। कोई भी क्रिमिनल केस हो गया है, कुछ भी हो गया, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद समथिंग और द अदर, तो ये सारे के सारे केसेस उसमें जाते थे। कोई भी अगर मान लो आपके पास नया भी कोई केस, मान लो आपको डायरेक्टली अपील करना है, तो भी आप फेडरल कोर्ट में जा सकते थे। या कोई एडवाइजरी फंक्शन, एडवाइजरी मतलब उस समय अंग्रेज राज करते थे, तो हमारे यहाँ पे कौन हुआ करता था, गवर्नर जनरल। कौन होते थे, जनरल। तो ये गवर्नर जनरल को एडवाइस भी करा करते थे कि भाई जनता का अभी ओपिनियन ये चल रहा है। अरे यार अंग्रेज यहाँ पे मुट्ठी भर थे ना, मतलब इतने ज्यादा थोड़ी थे। कल को मान लो अगर अपनी सनक गई और जनता का कोई नेगेटिव चीज हो गया और पूरा बहुत बड़ा विद्रोह हो गया, तो उन्हें भागना पड़ेगा। तो ये एडवाइस करने का भी काम करते थे गवर्नर जनरल को कि अभी जनता का किस तरह का मूड चल रहा है, उनका क्या ओपिनियन है, ताकि आप उनको, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो थी उनकी, बट वो दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि दिमाग में क्या चल रहा है लोगों के। एम आई मेकिंग सेंस? तो कितने फंक्शन थे भैया फेडरल कोर्ट के, तीन। नंबर वन एपेलेंट, दूसरा ओरिजिनली कोई चीज आ गई, या तीसरा एडवाइस। नेक्स्ट, फेडरल कोर्ट ने ऑपरेट किया यार हमारे यहाँ पे 12 साल तक, और रफली 151 केसेस उन्होंने सुने। बट मैं बता दूं, ये जो ब्रिटिशर्स कोर्ट वोट बनाते थे, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता था कि कोई करप्शन के केसेस आ गए या ऐसा कुछ, मतलब हमारे बेनिफिट्स के लिए बहुत कम काम होते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू।
नेक्स्ट इज, अब मैंने कहा यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, अभी अभी मैं बोला आपको कोई भी चीज कुछ भी ऐसा बने कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं हो सकता। अरे यार देखो, हम जब गुलाम थे तो हमारे साथ बहुत सारी सिचुएशन हुई। अब बेसिकली आप देखोगे तो क्या हुआ कि इंग्लैंड ने एक कंपनी को उनके राजा रानी ने परमिशन दी कि आओ और इंडिया में क्या करो, काम करो। ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अब धीरे धीरे आप सोचो ना, एक कंपनी आई भारत में, और जो भारत में काम करना चाह रही थी वो कंपनी धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान पे राज करने लग गई। क्या करने लग गई? राज। अब आप सोचो ना, वो अगर हमारे यहाँ पे राज करने लग गई, हमें कंट्रोल करने लग गई, तो यार अब हम आजाद हुए तो हम सोचो ना कितना डरे हुए होंगे। अब हम सोच रहे हैं यार ऐसा नहीं होना चाहिए साला कि हम आजाद हो गए हों और फिर हम ऐसी कोई गलती कर दे। तो इंडिया चाहती थी कि यार हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हो, कल को ऐसी सिचुएशन हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स रखी। क्या रखी? फंडामेंटल राइट्स। कि यार हमारे यहाँ जो सिटीजन है, आज मान लो कल को सरकार चुनो आप, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, कल को उस वाले मोड पे चले जाएं, डिक्टेटर वाले काइंड में, तो यार ऑटोमेटिकली हमारी जनता तो फिर फंस जाएगी। तो इसलिए क्या किया, फंडामेंटल राइट दी गई कि भाई भाई कोई भी आ जाए, कोई भी सरकार, कोई भी बंदा आ जाए, बट हमारे देश में जो लोग हैं उनकी फंडामेंटल राइट छीननी नहीं चाहिए। इफ यू आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आपके पास ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, कोई सरकार भी आपसे वो राइट छीन नहीं सकती। इसमें और भी चीजें हैं, जैसे आपके पास ड्यूटीज हैं, जो भी गवर्नमेंट भी है हमारे यहाँ पे, उन सबकी ड्यूटीज भी, मतलब गवर्नमेंट मतलब उनकी किसके पास क्या पावर है, किसके पास क्या ड्यूटीज है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट, सबकी डिफाइंड है। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट है और एक आपकी जॉइंट लिस्ट है। वैसे इनके नाम अलग है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, बट अपन इजी समझने के लिए कहते हैं एक सेंट्रल लिस्ट, एक कौन सी लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक जॉइंट लिस्ट। क्लियर है? अब अगर मान लो हमारे देश में कोई कानून बनना है, क्या बनना है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश में कोई कानून, तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी लॉ आप बनाना चाह रहे हो कानून, वो आप प्रपोज करते हो पार्लियामेंट में। क्या प्रपोज करते हो? पार्लियामेंट। उसको हम कहते हैं बिल। उसको हम क्या कहते हैं? बिल। अरे यार समझो ना, जैसे मान लो आज अगर कोई जीता और मान लो सेंटर में कोई सरकार आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार आ गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपने अंडर मिनिस्ट्रीज रखती है। क्या रखती है? मिनिस्ट्रीज। मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्ट्रीज अपने डिपार्टमेंट बनाती है। क्या बनाती है? डिपार्टमेंट्स, ताकि वो काम सारे हो पाए। राइट? अब मान लो कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को लग रहा है कि नहीं यार, हमारे यहाँ पे जो करंट सिचुएशन है वो थोड़ी सी गड़बड़ है। करंट सिचुएशन क्या है? थोड़ी सी गड़बड़। तो यार मिनिस्ट्री क्या कर सकती है, नया कानून लाने के लिए एक बिल लेके आएगी। क्या लेके आएगी? बिल। मतलब ये मिनिस्ट्रीज या उसके जो डिपार्टमेंट है वो रिसर्च करके चीजें लेके आएंगे कि यार हमें ये बिल बनाने का है, हमें नई चीज लेके आने की है, नया कानून लेके आने का है। तो बोले यार ठीक है, लेके आ जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ आएंगे तो यार अब पूरा का पूरा डिस्कशन होगी और डिबेट होगी उस पर लोकसभा में। अरे यार सोचो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी मान लो आज सेंट्रल गवर्नमेंट में आज एनडीए सरकार है, तो आज अगर एनडीए सरकार है तो ऐसा थोड़ी है कि एनडीए के पास सारी की सारी सीटें। भाई कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ आपके होंगे, कुछ तृणमूल कांग्रेस के होंगे, कुछ एक्स वाई जेड पार्टी के होंगे। तो यार आज जब आप कोई एक पार्टी है, कल को वो कोई भी चीज बिल लाए और वो कानून बनने लग जाए, तो वो इन शॉर्ट क्या हो गया? डिक्टेटरशिप आ गई। तो यार आपको क्या करना पड़ता है, पहले बिल जो आपकी मिनिस्ट्री है वो सोच रही है वो लेके आके प्रेजेंट करेगी, और फिर जितने लोग वहां बैठे होंगे सब वहां पे वोट देंगे कि हाँ यार आप उनके फेवर में हो या अगेंस्ट। कोई लोग डिस्कशन करेंगे, कोई डिबेट करेंगे, और अगर उसके बाद वो पास हो जाता है लोकसभा में, तो वो कौन सी स्टेज पे जाता है? थर्ड। थर्ड कहां जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा में जाने के बाद अगर वो वहां से भी पास हो जाता है तो वो कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। और फिर अगर वहां अप्रूवल हो गया तो वो कहां पब्लिश हो जाता है बेटा? ऑफिशियल। अरे यार ये जो नोटिफिकेशन है ना ऑफिशियल गैजेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल गैजेट एक समाचार पत्र टाइप है सरकार का, कि सरकार इन्फॉर्म करती है देखो हम ये कर रहे हैं। अगर मान लो कल को सरकार ने वहां पे कोई कानून बना दिया, आपको और मुझे पता ही नहीं है, और कल को फिर सरकार कह दे यार तुमने तो कानून की पालना नहीं की, यू हैव नॉट फॉलोड द लॉ, नाउ वी विल पनिश यू, तो हम कहेंगे तो सही, पूछेंगे तो सही, बेटा तुमने हमने कब बताया? तो ये ऑफिशियल गैजेट सरकार का वो इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। यहां नोटिफाई हो गया मतलब उन्होंने सबको बता दिया। अरे यस के नो यार, क्या आपके दिमाग में चला गया? हमारे देश में आप देखोगे अलग अलग टाइप के लॉ हैं यार। एक तो क्रिमिनल लॉ है। कौन सा लॉ है? क्रिमिनल। क्रिमिनल देखो थोड़ा सा हीन है, मतलब थोड़ा सा हायर लेवल का क्राइम होता है, जिसमें पनिशमेंट्स वगैरह थोड़े से हैवी होते हैं। वहीं सिविल की अगर आप बात करोगे तो सिविल वाले मैटर में कौन से आते हैं? सिविल में आते हैं डिस्प्यूट मैटर। कौन से मैटर? डिस्प्यूट। मतलब छोटे छोटे डिस्प्यूट, जिसमें आप मान लो कोई कोड ऑफ सिविल प्रोसेस हो गया, लॉ ऑफ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, कोई फैमिली डिस्प्यूट हो गया, प्रॉपर्टी लॉ हो गया। मान लो आपने कोई जमीन थी, आपने
सामने वाले की 10 गज जमीन आप खा गए, उसकी प्रॉपर्टी पे आपने कोई काम कर दिया, अब आप उसको छोड़ नहीं रहे हो। कल को फैमिली में कोई मतभेद चल रहे हैं, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, लॉ ऑफ टॉर्ट मतलब जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप गाड़ी बाहर निकाल रहे थे, आपने पास वाले की गाड़ी ठोक दी, कुछ भी मतलब ऐसा, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल वो चीज होती है जो आपने पहले तय की थी और अब नहीं कर रहे। लॉ ऑफ टॉर्ट मतलब नॉर्मली आपको ऐसा करना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है बट नॉर्मली एक एक्सपेक्टेशन थी, बट आपने वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करी। अरे यस कि नो यार? तो क्या सिविल और क्रिमिनल थोड़ा समझ में आया? इसमें आपको पनिशमेंट मिलता है, इसमें कुछ ना कुछ पब्लिक रॉन्ग हो रहा है, कोई रूल ऑफ लॉ का क्या हो रहा है बेटा, वायलेशन हो रहा है। अरे हाँ या ना? अब मैंने कहा कॉमन लॉ क्या हो गया है यार? कॉमन लॉ अपन ऑलरेडी देखो, हम क्योंकि ऊपर इंट्रोडक्शन बहुत सॉलिड लिया तो यहाँ इजी होगा। यहाँ पे क्या है, अगर मान लो कोई जुडिशियल डिसीजन आ गया तो अब आगे आने वाले सारे केसेस पे वो अप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब है, इसको टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं स्टेयर डिसाइसिस, मतलब टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड। स्टेयर डिसाइसिस मतलब टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड, मतलब अगर मान लो एक डिसीजन कोर्ट ने दे दिया तो अब नेक्स्ट केस लॉज में भी वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अपन पढ़ के आए ना, 4 तरीके होते हैं कानून के, याद है वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला? हाँ या ना? पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आ रहा है, या फिर जुडिशियल डिसीजन या कस्टम या यूजेज, एंड देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अरे यार, आप सबसे पहले तो नो वन शुड बी मेड जज इन हिज ओन केस, मतलब किसी भी बंदे को खुद वो अपना थोड़ी जजमेंट देगा। और आज अगर कोई बंदा कह रहा है तो सामने वाले बंदे को भी हमें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसने ये काम क्यों किया, या उसको भी अपना पक्ष रखने का चांस मिलना चाहिए। इसका मतलब आपको जब भी आप कोई डिसीजन दे रहे हो, आपको हमेशा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करना है। मुझे बताओ, क्या आपको यहां तक आपके दिमाग में सेट हो गया? क्या आपके दिमाग में आया मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? श्योर? एक बार फटाफट फटाफट ऊपर से एक बार देखें कि हम क्या पढ़े। हम सबसे पहले पढ़ के आए वाई लॉ। क्या पढ़ के आए? वाई लॉ। फिर हम लोगों ने पढ़ा एंशिएंट लॉ। एंशिएंट लॉ में क्या पढ़ा हमने? कोड ऑफ हम्मुराबी। और फिर क्या पढ़ा हमने? 12 टेबल्स। फिर हम लोग आए लॉ क्या होता है यार। फिर हम लोग आए कि यार ये सोर्स ऑफ लॉ क्या है हमारे यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखे। फिर हमने फेडरल कोड की बात की। फिर हमने थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। किसकी बात की? कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम लोग आए और हमने कहा यार कानून बनता कैसे, उसकी 5 स्टेजेस देखी। कितनी स्टेजेस देखी? 5। उसके बाद में हमने टाइप ऑफ लॉ देखा। कितने टाइप ऑफ लॉ? 4। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड नेचुरल जस्टिस वाला प्रिंसिपल। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा यार आप देखो, होता क्या है, हमारा पूरा देश जो है वो अलग अलग सिस्टम पे चलता है। एक है लेजिस्लेचर। एक क्या है? लेजिस्लेचर। एक होता है एग्जीक्यूटिव। एक क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। और एक होता है जुडिशरी। एक क्या होता है? जुडिशरी। आपको पता है लेजिस्लेचर क्या करता है? इसका मेन काम होता है लॉ लेके आना, कोई कानून बना के लेके आने। एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है जो ये कानून बना के लेके आए ना, इसको एनफोर्स कराने का यार। इनको क्या कराने का? एनफोर्स। और जुडिशरी तो आप जानते हो, ये सारे के सारे मैटर्स जहां पे भी कुछ गड़बड़ है उन सब चीजों को देखती है। कई बार खुद अपने आप भी देख सकती है सो मोटो, या कई बार ऐसा होता है कोई अगर अप्लाई करेगा तो भी ये इंटरफेयर कर सकते हैं। अब वापस ये जो पॉइंट है 4, इनको रीड कर लेते हैं। आफ्टर द लॉ इज पास्ड इन पार्लियामेंट इट हैज टू बी एनफोर्स। इट हैज टू बी व्हाट बेटा? एनफोर्स। दिस इज द जॉब ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जॉब ऑफ द अरे मतलब ये जो भी डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, मिनिस्ट्रीज वगैरह है, इनकी जिम्मेदारी है कि जो कानून बना पार्लियामेंट में उसको इन्फोर्स कराना। पता पड़ा आपने कानून तो बना दिए बट कोई उसको फॉलो कर ही नहीं रहा है यार। कानून बनाते जा रहे हो बट फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो कोई काम की बात नहीं। अब आप देखो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है, दे विल बी द एनफोर्सिंग एजेंसीज। The government of India exercises its executive authority through a number of government ministries और डिपार्टमेंट। यही बता दिया मैं। ऊपर जो मैं तुम्हें बताया उसी के थ्रू हुआ। कानून कौन बनाता है बेटा? लेजिस्लेचर। उसको एनफोर्स कौन कराता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कौन हो जाता है? एग्जीक्यूटिव। किसके थ्रू कराते हैं? ये अपने अंडर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज रखते हैं यार, जिसके थ्रू ये सारे काम करवाते हैं। क्या दिमाग में चला गया? चलिए, अब मैंने कहा अब हम स्टार्ट करेंगे और अब हम धीरे धीरे मेजर मिनिस्ट्रीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेजर मिनिस्ट्री। अब एक एक ये देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा था ये लॉ वाला पार्ट था। कौन सा वाला पार्ट था? लॉ। अब हम कहेंगे यार जो ये मिनिस्ट्रीज हैं, ये मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी हैं और इन शॉर्ट ये मिनिस्ट्रीज करती क्या क्या है।
जैसे आप देखो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, क्या है बेटा, मिनिस्ट्री। ये इकोनॉमी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी। आप देखो ना किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अरे ये ट्रेजरी से रिलेटेड है, मतलब ट्रेजरी का पूरा ध्यान रखती है, पैसे का आना जाना, कहां जाना है कहां से आना है, सारा का सारा पूरा सिस्टम का ध्यान रखती है, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बजट लेके आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या लेके आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट। बजट समझते हो ना, साल में वो जो बजट आता है, अभी निर्मला सीतारमन मैडम बजट लेके आती हैं, पास करती हैं, बताती हैं टैक्स रेट्स क्या होंगी, कैसे कैसे टीडीएस की रेट्स वगैरह चेंज होंगी, वो सब किस में आता है, यूनियन बजट। कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होगा वो सारा का सारा भी इसमें बताएंगे, सरकार का किस डायरेक्शन में नजर है अभी पैसा डालने की, सब इसमें पता पड़ता है। क्लैरिटी है। अब मैं बोला यहाँ पे 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, मतलब ये एपेक्स, ये जो मिनिस्ट्री है ये एपेक्स अथॉरिटी है, आ रहा समझ में, ये एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इन 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज की और एक सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज की। अरे यार जब मैं ये बोल रहा हूं ना सेंट्रल सिविल सर्विस, इसका मतलब यहां पे हमारा जो ध्यान है, इसमें हमारा जो ध्यान है वो हमारा ध्यान किसमें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारा ध्यान जो है वो हमारा ध्यान है यहाँ पे किसमें, मेनली एडमिनिस्ट्रेशन पे। किस पे है, एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं कॉमर्स वाला जो सर्विस है जो नीचे वाला, उसमें हम लोग ट्रेड और जो बिजनेस वगैरह है उससे रिलेटेड है वो वाली सर्विस। अब इसमें अगर हम देखें तो मैं इसको याद करने का एक सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं। क्या बताता हूं, सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं। मान लो अगर इकोनॉमी बढ़िया होगी, क्या बोला मैं, अगर मान लो इकोनॉमी बढ़िया होगी तो आप मुझे बताओ, अगर इकोनॉमी बढ़िया होगी तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा होगा कि खराब होगा, बढ़िया होगा। अगर रेवेन्यू बढ़िया होगा तो भैया रेवेन्यू की अकाउंटिंग करो यार। अब रेवेन्यू की अगर अकाउंट्स अकाउंट्स बनाओगे तो बाद में ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। ऑडिट मतलब कि तुमने ढंग से सारे अपने इनकम दिखाई है या नहीं। तो ये जो 4 सर्विसेज है सिंपल है यार। नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ये इकोनॉमिक से रिलेटेड क्या है, इकोनॉमिक सर्विस। ये आर रेवेन्यू वाली क्या है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। अब उसके बाद क्या है आपकी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, और फिर है ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। दिमाग में सेट है। इकोनॉमी बढ़िया होगी तो क्या होगा, रेवेन्यू अच्छा होगा तो अकाउंट्स बढ़िया से बनाने पड़ेंगे, फिर उसकी ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। और इसमें तो सिंपल ही है यार, एक इंस्टीट्यूट का ही है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स। कौन सी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स। वापस 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 मैं अगर आपसे पूछूं ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसका सबसे मेन काम क्या है, बजट बनाना। क्या काम है, बजट बनाना। मुझे बताओ ना, इसके ये जो मिनिस्ट्री है ये एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है किस सर्विस की, सिविल सर्विस की, और कौन सी, कॉमर्स वाली। सिविल वाली क्यों, क्योंकि वहां एडमिनिस्ट्रेशन वाला कार्यक्रम देखेंगे, और यहां किसका कार्यक्रम देखेंगे, ये यहाँ पे आपके ट्रेड का, बिजनेस का, कॉमर्स का, इन सब का काम देखेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज इसमें 4 आती हैं, 4 कौन सी, इकोनॉमिक सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, अकाउंट सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। और वो जो सेंट्रल कॉमर्स सर्विस है उसमें क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सर्विस। क्या आपके दिमाग में सेट है, पक्का दिमाग में आ गया। अब ये जो मिनिस्ट्री होती है इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे याद करना तो मुश्किल होगा, बट अगर आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज पढ़ी है तो उसमें आप देखोगे कि एक चैप्टर नंबर 3 है, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। उसमें जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है उसमें ये डिपार्टमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं, डिपार्टमेंट। पब्लिक एंटरप्राइज जहां पे सरकार का इंटरेस्ट रहता है, राइट। तो वहां पे सरकार डिपार्टमेंट्स के थ्रू काम करती है। सरकार कैसे काम करती है पब्लिक एंटरप्राइज में, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू, बट इतना याद नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ये जो डिपार्टमेंट होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके अंडर ये बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट को भी यार याद रखने का कुछ तो हम लोगों को करना रहेगा। तो मैं बोला वापस, मैं कहा कि आपका अगर इकोनॉमी बढ़िया चल रहा है, क्या बढ़िया चल रहा है, इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी बढ़िया चल रहा है तो ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होंगे ना, ये फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे यार। क्या देंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज। और इनको फाइनेंशियल, इकोनॉमी बढ़िया चल रही है यार, पब्लिक एंटरप्राइज ने कहा फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। और अगर उनको सेवाएं देनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, रेवेन्यू। क्या आएगा बेटा, रेवेन्यू। अरे रेवेन्यू रेवेन्यू आया तो अब तो इन्वेस्ट करेंगे और एसेट्स बनाएंगे ना यार। अरे यस कि नो। तो मैंने कहा सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ
पब्लिक एंटरप्राइज, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। एफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। क्या दिमाग में सेट हो गया? देखो यार, फटाफट अपने दिमाग में याद हो जाएगा ये 6 के 6 पॉइंट्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे बताओ, अगर आपसे मैं पूछूं, अगर अपन रिकलेक्ट करने की कोशिश करें, हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या पढ़ा? सबसे मेन काम क्या है उनका? यूनियन बजट लेके आने का। क्या है? यूनियन। ये एपेक्स कंट्रोलिंग किसकी है भैया? 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज, और वो नीचे क्या है? एक सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज। उसमें 4 क्या है? इकोनॉमी वाली, रेवेन्यू वाली, अकाउंट्स वाली, ऑडिट एंड अकाउंट्स वाली। यहां पे क्या है? अगर इकोनॉमी बढ़िया है तो पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या करेगी? फाइनेंशियल सर्विसेज देगी। तो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ताकि रेवेन्यू हो, और रेवेन्यू होगा तो इन्वेस्टमेंट और एसेट। तो अब क्या हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। क्या दिमाग में सेट हुआ? चलिए, तो मैंने कहा यहां तक अगर हम पहुंचे तो अब आते हैं हम एमसीए। किस पे आते हैं? एमसीए। नाम तो सुना सुना लग रहा होगा। अरे याद नहीं है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद थोड़ी कंपनी बनाती है, उसके नीचे कौन है? उसके नीचे कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इसके नीचे क्या है? अलग अलग सेक्रेटरीज हैं, रीजनल डायरेक्टर्स हैं, याद आ रहा है क्या? उसके बाद यहाँ पे कौन है? आरओसी। याद आ रहा है? ये वही तो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स किसका एडमिनिस्ट्रेशन देखती है? भैया कंपनीज एक्ट 2013। बट यार कुछ कंपनीज पुरानी भी तो होंगी, 1956 भी मैनेज कर ही लेती हैं। उसके बाद में एलएलपी एक्ट 2008, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। क्या बेटा? 2016। आ रहा समझे? तो जितनी भी इंडियन एंटरप्राइज हैं उनके लिए रेगुलेशन बनाने की ये जिम्मेदार होती हैं। कौन चलाता है इन सबको? अरे यार जो भी हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं यार। कौन है? जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिनको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू हमने सेलेक्ट किया, SC SC जिसको बोलते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसके थ्रू सेलेक्ट किया, वो लोग इनको पूरा का पूरा संभालते हैं। ये हाईएस्ट पोस्ट होती है। और इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मुझे बताओ, क्या दिमाग में सेट हो गया? अब देखो, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो हमने टिप्स पे साथ साथ याद कर लिया है। अब मैंने कहा उसके बाद क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अरे इसको हम कहते हैं गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है भाई। ये इंटीरियर मतलब जो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी है। क्या बेटा? इंटरनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक पॉलिसी से रिगार्डिंग ये कंसर्न होते हैं। किससे रिगार्डिंग कंसर्न होते हैं? डोमेस्टिक पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। अब अगेन अगेन इसमें क्या होता है? डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं बेटा? डिपार्टमेंट्स। आ रहा समझे? मुझे बताओ ना, बॉर्डर पे कौन सा अपना स्टेट आता है? जम्मू आता है। बॉर्डर पे कौन सा आता है बेटा? जम्मू। अब बॉर्डर पे जम्मू आता है। अब जम्मू, लद्दाख, ये सब बॉर्डर वाले एरिया ही हैं भाई। चाहे JNK ले लो, चाहे लद्दाख ले लो, तो बॉर्डर पे कौन आता है बेटा? जम्मू वगैरह। अब जम्मू पे जो भी ये जम्मू वाला जो स्टेट है, ठीक है, ये जम्मू वाले जो स्टेट है, मतलब यूनियन टेरिटरी, और वो बना दिया वैसे एंगल से नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट मैं बोल रहा हूँ बॉर्डर पे ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख जो स्टेट है, उनकी इंटरनल कौन सी सिक्योरिटी? इंटरनल कौन सी सिक्योरिटी? इंटरनल सिक्योरिटी, या घर की जो अंदर की हमारी सिक्योरिटी है वो हमें ऑब्जर्व करनी है। वो हमें क्या करनी है बेटा? ऑब्जर्व करनी है। याद रह जाएगा। बॉर्डर पे कौन है भैया? जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें उनका क्या करना है? उन स्टेट्स का जो उनकी इंटरनल या होम सिक्योरिटी है वो हमें क्या करनी है? वो हमें ऑब्जर्व करनी है। क्लियर है? तो बेटा बी मतलब क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। एस मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट बेटा? स्टेट्स। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या आपके दिमाग में सेट है? गृह मंत्रालय के अंदर कितने डिपार्टमेंट हो गए बेटा? वापस 6। कितने हो गए? 6।
क्या अपने को याद रखना डिफिकल्ट है कि इजी है? इजी है। देखो, इसको जैसे ही मेरा सेशन आज खत्म हो, आपको हाथों हाथ इसको गो थ्रू कर लेना है। बिल्कुल भी टाइम कहीं इन्वेस्ट करना ही नहीं है, मेरी गारंटी आपको याद रहेगा। अब अगेन एक डिपार्टमेंट होता है ऑफिशियल लैंग्वेज का, होता है यार, जो ऊपर अपन पढ़ के आए हैं। ये देखो ना, ये पढ़ा ना हमने, डिपार्टमेंट किसका है? ऑफिशियल लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में क्या होगा यार? लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होगी, लोगों को हिंदी के लिए ट्रेनिंग वगैरह दोगे, और सेंसस ऑपरेशन वगैरह भी क्या करती हैं, इसके अंदर ही आ जाता है। तो क्या है? सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो है, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और साथ में डायरेक्टरेट है सेंसस ऑपरेशंस का। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो कितनी मिनिस्ट्रीज हो गई बेटा अपनी, मुझे बताना एक बार, कितनी मिनिस्ट्रीज हो गई? मिनिस्ट्रीज हमारी ये चौथी चालू हो रही है। वो तो बीच में एक डिपार्टमेंट था, क्या था बेटा? एक डिपार्टमेंट। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो पार्ट है ना, मुझे बताओ ना, हेडिंग देख के तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? मुझे बोलो ना, क्या मिनिस्ट्री किससे रिलेटेड है? लॉ और जस्टिस। किससे रिलेटेड है? लॉ और। तो मैंने कहा इट डील्स विद व्हाट बेटा? इट डील्स विद लीगल अफेयर्स। आ रहा समझे? मतलब ये सारे के सारे जितनी भी लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के थ्रू मैनेज करी जाती है। ये किसके लिए मेंटेन करती है बेटा? जो सारे के सारे लीगल अफेयर्स हैं उनका पूरा मैनेजमेंट ये वाली मिनिस्ट्री करती है यार। क्लियरिटी है? एडमिनिस्ट्रेशन करती है कि भैया जस्टिस मिल रहा है या जस्टिस। अरे यार आप देखो ना यार, हमारे पास, हमने कहा लॉ का काम ही यही है, वेलफेयर देना और जस्टिस। तो ये ऑब्जर्व करेगी कि जस्टिस मिल रहा है या। अब ये जो मिनिस्ट्री है लॉ एंड जस्टिस की, इसमें डिपार्टमेंट है यार, लीगल अफेयर्स देखना। क्या देखना? लीगल अफेयर्स। उसके बाद में लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। अब इसके लिए याद करने का कोई तरीका नहीं है, सिंपल ही है यार। लीगल अफेयर्स ये देख ही रहे डिपार्टमेंट, जस्टिस इनका काम है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है भैया। लेजिस्लेटिव मतलब ये जो कानून वानून बनते हैं। एम आई मेकिंग सेंस? अब मुझे बताओ, क्या यहां तक की कहानी हमारे दिमाग में सेट है क्या? पक्का हमारे दिमाग में आ गई? मुझे बताओ ना, कौन कौन सी मिनिस्ट्री यहां तक कवर कर चुके हैं हम? पहली मिनिस्ट्री कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरी कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फिर क्या था? मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। आ रहा समझ में? गृह मंत्रालय। याद आ रहा है क्या? पक्का? सो गाइज, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं बेटा अगले वाले पॉइंट पे। अगले वाले पॉइंट पे, जिसमें है सेबी। क्या है बेटा? सेबी। अरे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अरे यार सेबी जो है, वो सेबी भी ऐसे थोड़ी आया है, खूब पहले भारत में कांड हो रखे हैं यार। इंडिया में आप जानते ही हो, एक प्राइमरी मार्केट होता है। कंपनी ने शेयर किसको इशू करे? इन्वेस्टर को। अब इंडिया में ये मार्केट डेवलप होना, कंपनी में लोग इन्वेस्ट करना, वो तभी कर पाएंगे जब इंडिया में एक अच्छा सेकेंडरी मार्केट भी होगा। कौन सा मार्केट होगा? सेकेंडरी। ये जो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर बिकते हैं। तो यार ये स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर कल को मिलके अगर ये नुकसान पहुंचा दे इन्वेस्टर को, तो क्या वो मोटिवेट होगा प्राइमरी मार्केट में पैसा डालने के लिए? नहीं। तो इसलिए सेबी बना। जो भी ये एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कल को कोई कंपनी हो, कोई इंटरमीडियरी हो, मतलब ब्रोकर हो, स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी इन्वेस्टर के साथ कुछ गड़बड़ ना करे। तो ये जो सेबी है, ये रेगुलेटरी बॉडी है किसकी? सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट भारत में। ये किसके उसके अंडर चलती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड कब स्टैब्लिश हुई थी भैया? 12 अप्रैल 1988। और फिर स्टैच्यूटरी पावर इसको कब मिली? 1992। अरे यार आप समझो ना, स्टैच्यूटरी पावर मतलब एक एक्ट आया, सेबी एक्ट। क्या आया बेटा? सेबी। उसमें था कि भैया ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, उसमें बताया गया था कि सेबी होनी चाहिए। क्लियर है क्या? चलिए, अब मैंने कहा यार आरबीआई का बता के, तो आरबीआई तो बताइए अपने को, कौन है आरबीआई? भारत का सेंट्रल बैंक है यार। इंडिया में पूरे बैंकिंग सिस्टम की रेगुलेशन कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई। ये किसकी ओनरशिप है? वापस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अभी भी क्या मिला तुम्हें? सेबी। यहां पे भी कौन मिला तुम्हें? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखो यार हर एक चीज है। अरे भैया कंट्रोल करना, इशू करना और मेंटेन करना इंडियन रुपी की सप्लाई को। अरे हाँ या ना? अरे कंट्री के जो मेन मेन पेमेंट सिस्टम है, उन सारे के सारे को मैनेज करना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और प्रमोट करना किस चीज को? हमारे भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो यार। आप देखो ना, इसीलिए ये लोग ना मॉनेटरी पॉलिसी लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं आरबीआई? मॉनेटरी पॉलिसी।
उसमें ही तो ये सारा कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग करते हैं। आप देखो ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी वेरी करते हैं ये लोग। अरे हाँ या ना। फिर इनका क्या है ये देखो, BRBNM। क्या बेटा? BRBNM मतलब भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा। मतलब आप देखो ना, भारत में ये जो पूरा का पूरा काम है किस चीज का? प्रिंटिंग का। आ रहा समझ में? प्रिंटिंग का, पैसे वैसे की जो प्रिंटिंग का सारा काम किसके थ्रू करती है आरबीआई? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा। अब आप देखो इनकी प्रिंटिंग प्रेस, मतलब ये प्रेस में कहाँ कहाँ प्रिंट होते हैं। एक तो है देवास में और एक है नासिक। वेस्टर्न रीजन में कहाँ पे? नासिक में। सेंट्रल रीजन में कहाँ पे? देवास में। क्या दिमाग में सेटअप है? अब आरबीआई ने क्या है बेटा, ये दो चीज स्टैब्लिश करी है, इनको समझते हैं। आरबीआई ने यार स्टैब्लिश किया है एनपीसीआई, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अरे जो यूपीआई यूपीआई है ना, आईएमपीएस यूपीआई, ये सारा का सारा काम किसने सारा का सारा सेटअप किया? एनपीसीआई ने। किसने किया? और एनपीसीआई को किसने स्टैब्लिश किया? आरबीआई ने। तो ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये जो भी पेमेंट वेमेंट के सारे माध्यम है इनका सारा कौन करता है काम? एनपीसीआई। अब आप देखो इसके बाद में एक और है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आ रहा समझे? क्या है बेटा? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब सबसे पहले डिपॉजिट इंश्योरेंस को समझते हैं। मानो अगर तुम गए किसी बैंक में, कहां गए तुम? किसी बैंक में। अब कल को ये बैंक डूब गया तो तुम्हारे क्या सिक्योरिटी है? तो ये हर डिपॉजिटर को पर बैंक 5 लाख तक की इंश्योरेंस देते हैं। कितने लाख तक की? 5 लाख तक की। प्लस ये जो दूसरा है क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे, मान लो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और वो कोई ऐसे एरिया में जो कि रिस्की एरियाज है। कौन से एरियाज हैं? रिस्की। अरे यार सरकार तो चाहती है ना, अगर रीजनली बैलेंस डेवलपमेंट होना है तो ऐसा नहीं हो कि सारे प्रॉफिटेबल चीजों में ही जाए, कोई ऐसे में भी जाए जहां थोड़ी रिस्क ज्यादा हो। तो उनको वो क्या करती है, यहाँ पे गारंटी देती है, इन केस कहीं पैसा वैसा डूबे तो वी विल कम इन टू द पिक्चर। क्या तुम्हारे को समझ में आ गया दोनों? वापस वापस वापस, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा अपना? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। क्या आपके दिमाग में सेट है बेटा? मैंने एक एक चीज आपको बता दी है। अब मैंने कहा यार अब अपन किसकी बात करने वाले हैं? आईबीबीआई। क्या बेटा? आईबीबीआई मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब अगेन ये क्या काम करती है बेटा? सबसे पहले ये किस चीज को देखती है, किस चीज को ओवरसी करती है, किस चीज की रेगुलेटर है? ये रेगुलेट करती है किसको? सबसे पहले तो एजेंसी और प्रोफेशनल्स को। सर ये कौन है एजेंसी प्रोफेशनल? अरे यार जितने भी लोग, मतलब आज देखो ना, इंसॉल्वेंसी वाला प्रोसेस समझते हो ना, किसी बंदे का क्या है? एसेट है कम, लाइबिलिटी है ज्यादा। तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं जो ये पूरे के पूरे इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर वगैरह में हेल्प करते हैं, क्या प्रोफेशनल बंदा हो या कोई एजेंसी हो, उन सब के लिए पूरी रेगुलेशंस बनाती है, देखती हैं कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का भी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या करती है? डॉक्यूमेंट करती है डेटर्स के रिगार्डिंग सारी की सारी उनकी क्रेडिट हिस्ट्री और वो सारी की सारी चीजें वेरीफाई करती है, डेटा को ऑथेंटिकेट करती है। तो वो सारी की सारी आयुष जो हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, उनके भी पूरा रेगुलेटर है, ओवरसी करती है कि ये लोग ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। कब स्टैब्लिश हुआ ये? 1 अक्टूबर 2016। क्योंकि आप देखो ना, वो इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड कब आया? 2016। स्टैब्लिश कब हुआ ये? 1 अक्टूबर 2016। आ रहा समझ में? दिमाग में सेट है? अगेन ये इंडिविजुअल, कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म सब पे एप्लीकेबल होता है। और ये जो हैंडल केसेस, ये अपने केसेस दो ट्राइब्यूनल के थ्रू सुनते हैं। किसके थ्रू सुनते हैं? दो ट्राइब्यूनल। सर ये ट्राइब्यूनल वगैरह क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाई जाती है यार, नॉर्मल कोर्ट में तो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। तो अगर कल को एक स्पेशलाइज नहीं होगा तो कंपनी वाले, आप समझो ना, एक कोर्ट में कोई गया, इसने कहा साहब इसका मर्डर कर दिया इसने, ये इसका मर्डर कर देगा, इन केसेस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी या कोई कहेगा यार ये कंपनी में कुछ लोचा चल रहा है? आप मुझे बताओ। तो वो ऑब्वियसली लाइफ वाले थ्रेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, ऐसे केस निग्लेक्ट ना हो जाए तो इसके लिए क्या है, इन्होंने अलग से ट्राइब्यूनल बना रखी है। क्या बना रखी है? ट्राइब्यूनल। एक ट्राइब्यूनल है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। आपको याद होगा जब मैं बताया अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट देता है, क्या देता है कोई, तो मैं आपको बताया था वहां पे फॉल्स डॉक्यूमेंट देगा और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो आरओसी भागा भागा कहां जाएगा? ट्राइब्यूनल के पास। ये वही ट्राइब्यूनल है। ये क्या है बेटा? वही ट्राइब्यूनल है। और एक दूसरी ट्राइब्यूनल कौन सी है? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल।
अब अगेन इस वाली चीज को आप देखो ना, मैं आपको समझा जरूर रहा हूं बट आपको इसको पढ़ के ना दिमाग में सेट आज ही करने का रहेगा। आ रहा समझे? सेट आज ही करने का रहेगा। और क्वेश्चन आ रहा समझे? क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे ताकि आपको दिक्कत कोई ना रहे। अब आते हैं बेटा आखिरी पॉइंट पे इस चैप्टर के, जो है स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो यार ये जो जुडिशियल सिस्टम है इसके फंक्शंस क्या क्या हैं भैया? सबसे पहला तो ये है कि जो भी ये एक्ट आ रहे हैं, अरे यार आज मान लो बिल बना, पार्लियामेंट गया, लोकसभा गया, राज्यसभा गया, प्रेसिडेंट ने साइन किया और फाइनली ऑफिशियल गैजेट में आ गया, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं उन एक्ट्स का इंटरप्रिटेशन भी तो होगा। उन एक्ट्स के जो भी कोड्स आ रहे हैं, एक्ट्स आ रहे हैं, उनको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि उस बिल में ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है। फिर अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया, क्या हो गया बेटा? कोई उन डिस्प्यूट्स के सबके क्या करना? रेजोल्यूशन करना, प्रमोट करना किसका? फेयरनेस का अमंग व्हाट बेटा? सिटीजन, जो भी हमारे यहाँ के सिटीजन्स हैं उनका। तो मुझे बताओ ना क्या काम है यहाँ, क्या काम है? बोलो ना क्या काम है इनका? अरे बोलना पड़ेगा यार, अगर आप चुपचाप ऐसा सुनते रहोगे तो चलेगा नहीं। मुझे बताओ ना क्या काम है इनका? इनका काम है आरडीएफ। क्या नाम है? आरडीएफ। आर मतलब क्या करना? आर, अरे आरडीएफ नहीं आईडीएफ। क्या नाम है इनका? आईडीएफ। आ रहा सुनने? बट आईडीएफ से याद नहीं रहेगा, याद कैसे रहेगा? एफडीआई। किससे याद रहेगा? एफडीआई। याद है ना? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफ मतलब क्या? प्रमोट करना, फेयरनेस। डी मतलब क्या? डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। आई मतलब क्या? इंटरप्रेट करना एक्ट्स को और कोड को। क्या दिमाग में सेट हो गया? हायरार्की है भैया, पहले कौन है? सुप्रीम कोर्ट, फिर कौन है? हाई कोर्ट, फिर कौन है? अरे यार इसी हायरार्की में सबसे एपेक्स कौन है? सुप्रीम कोर्ट। आप देखो ना, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है बेटा जुडिशरी की। क्या है? एपेक्स बॉडी। अब ये कब हुआ था बेटा? कब स्टैब्लिश हुआ था? 1950। कब हुआ था? 1950। अब मैं आपको क्या बोलता सुनो, इसमें ना एक बंदा होता है जिसको सीजीआई कहते हैं। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आप बोलोगे पूरे देश में 34 हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो मेंबर्स हैं कितने टोटल? 34। 34 भी ऐसे नहीं है 34 और एक सीजीआई है, नहीं, एक तो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके साथ कितने हैं? 33 और। एम आई मेकिंग सेंस? अगर एन इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ इन सुप्रीम कोर्ट, आ रहा सुन में, अगर मान लो अगर उसको लग रहा है कुछ गड़बड़ काम हो रहा है, तो कोई भी इंडिविजुअल है वो रिट पिटीशन डाल सकता है। क्या डाल सकता है? रिट पिटीशन। और रिट पिटीशन के थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए जा सकता है। क्लियर है? अब सेम टू सेम वैसा ही क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। अगर आपको कोई अपील वगैरह करनी है तो कौन सा कोर्ट है आपके पास? हाई कोर्ट। कौन सा कोर्ट है आपके पास? हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट हर एक स्टेट में है। क्या है बेटा? हाई कोर्ट हर एक स्टेट में, बट कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कॉमन हाई कोर्ट भी शेयर करते हैं। आ रहा समझ में? ये अपीलेंट अथॉरिटी भी है जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए, ओरिजिनल अथॉरिटी ओरिजिनल केसेस के लिए भी है, और साथ में ये सुपरवाइजरी भी करती है जुरिस्डिक्शन का। मतलब अगर मान लो कोई जुरिस्डिक्शन को लेके कुछ गड़बड़ चल रही है कि किसके जुरिस्डिक्शन में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट उनको सुपरवाइज भी कर सकती है। एम आई मेकिंग सेंस? ओके। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 25 हाई कोर्ट्स हैं और 6 स्टेट ऐसे हैं जो सिंगल हाई कोर्ट शेयर करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। अब अगेन मान लो कोई फंडामेंटल राइट है, याद आ रहा है फंडामेंटल राइट क्या होती है? मैं आपको उसमें बताया था कॉन्स्टिट्यूशन वाले केस में। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोल रखा है? फंडामेंटल राइट है भैया सिटीजन के पास। क्या है बेटा? अगर कोई राज्य, आज कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे कि मैं इस बंदे की मैं ना एक फंडामेंटल राइट छीन लेती हूं, तो नहीं छीन पाओगे। अरे यस के नो यार? अरे मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े कोई नेता थे, उनकी डेथ हुई थी। जब उन बहुत बड़े नेता की डेथ हुई तो 12 दिन तक ना उस स्टेट में ऐसा कर दिया गया कि भैया बंद रहेगा। क्या रहेगा? बंद। तो एक कोई जर्नलिस्ट थी, उसने लेख लिखा, उसने कहा कि बोले यार दुख हुआ हमें, किसी की डेथ हुई, बट 12 दिन तक बाजार बंद रख के कितने जो डेली वर्कर हैं उनके घर में राशन पानी की कितनी दिक्कत हो रही होगी, और उसने छाप दिया। अब जिस स्टेट में उस लीडर की डेथ हुई उसी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया? उनको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो उन्होंने अपील दी। उन्होंने कहा यार ये तो हमारी फंडामेंटल राइट है। अरे यार हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, हम बोल सकते हैं। हम किसी के लिए उल्टा बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, वो गलत है। हम तो हमारा विचार रख रहे हैं, गलत है ना यार? अरे यस के नो?
तो क्या विचार रखना गलत है? नहीं। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की जो वॉयलेशन होता है उनके लिए रेमेडीज के लिए भी आप क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। फिर यार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या करता है, जो भी आपके सिविल लॉ हैं, क्रिमिनल लॉ हैं, वो यहाँ पे सुने जाते हैं। मतलब पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है इनको, बट 2 करोड़ तक के सूट के लिए ही ये पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इनके पास रहता है, उससे ज्यादा नहीं होता। अब अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। कौन से कोर्ट्स? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जो होते हैं, ये ऐसा नहीं है हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो सकते हैं। मतलब इनको कंसल्टेशन के बाद लिया जाता है। मतलब जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से क्या है बेटा, ज्यादा, तो स्टेब्लिश इन मेट्रो सिटीज इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद ही ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आप क्या कर सकते हो, बनाते हो। और वो भी वहीं पे जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है। बोलो ना, क्या आपके दिमाग में सेट हो गया? जुडिशियल सिस्टम में आप देखोगे तो कितने टाइप की हायरार्की में आ गए हमारे पास कोर्ट? 3 है कि 4 है? वैसे तो 3 ही है। कौन से? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ जहां पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा हो, तो हम कौन सा कोर्ट बना सकते हैं? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। सो गाइस, ये जो नोट्स हैं आपके पास ऑलरेडी हैं, बहुत अच्छी बात है। जो ऑनलाइन देखेगा आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही अपना सेशन खत्म हो, आपको सेशन के जस्ट बाद नोट्स तो गो थ्रू करने ही हैं। उसके साथ साथ आपको एक और काम करना है कि आप मॉड्यूल भी एक बार रीड जरूर मार लेना, ताकि आपको पता रहे यस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एम आई मेकिंग सेंस? ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय।